ओम श्री परमात्मने नमः। सुप्रजनन, भावी पीढ़ी का नवसृजन। चैप्टर 2 पार्ट 2। काम को अमृत बनाएं। शरीर शास्त्री और मनोविज्ञान वेता यह बताते हैं कि नर नर का सानिध्य, नारी नारी का सानिध्य मानवीय प्रसुप्त शक्तियों के विकास की दृष्टि से इतना भिन्न वर्ग का सानिध्य विवाहों के पीछे सहचरत्व की भावना ही प्रधान रूप से उपयोगी है। सच्चे सखा सहचर की दृष्टि से परस्पर हंसते खेलते जीवन बिताने वाले पति पत्नी यदि आजीवन काम सेवन न करें तो भी एक दूसरे की मानसिक एवं आत्मिक अपूर्णता की बहुत हद तक पूरा कर सकते हैं। मनुष्य में न जाने क्या ऐसी रहस्यमय अपूर्णता है कि वह भिन्न वर्ग के सहचरत्व से अकारण ही बड़ी तृप्ति और शांति अनुभव करता है। अविवाहित जीवन में सब प्रकार की सुविधाएं होते हुए भी एक उद्विग्नता, अतृप्ति और अशांति बनी रहती है। विवाह के बाद एक निश्चिंतता से अनुभव होती है। साथी की प्रगाढ़ मैत्री का विश्वास करके व्यक्ति अपनी असमर्थता दूर करता है और समर्थता दूनी ही नहीं 10 गुनी अनुभव करता है। एकाकी जीवन में शून्यता थी, उसकी पूर्ति तब होती है जब यह विश्वास बन जाता है कि हम नहीं दूसरे साथी को लेकर चल रहे हैं, जो हर मुसीबत में सहायता करेगा और प्रगति के हर स्वप्न में रंग भरेगा। यह विश्वास मन में उतरते ही मनोबल 4 गुना बढ़ जाता है और उत्साह भरी कर्मठता और आशा भरी चमक से जीवन क्रम में एक अभिनव उल्लास दृष्टिगोचर होता है। विवाह का मूल लाभ भिन्न वर्ग के सानिध्य से होने वाले उभय पक्षी सूक्ष्म शक्ति प्रक्रिया का अति महत्वपूर्ण प्रत्यावर्तन तो है ही, एक मनोवैज्ञानिक लाभ अंतरंग का एकाकीपन दूर करना और समर्थता को द्विगुणित हुई अनुभव करना भी उज्जवल भविष्य की संभावना का आशापूर्ण भविष्य की दृष्टि से बहुत उपयोगी है। काम सेवन विवाहित जीवन में आवश्यकता अनुसार मर्यादाओं के अंतर्गत उपयुक्त होता रहे तो उसमें कोई बड़ा अनर्थ नहीं है, पर उसे आवश्यक या अनिवार्य न माना जाए। मोटे तौर से पति पत्नी की परस्पर मनस्थिति वैसी ही होनी चाहिए जैसे 2 पुरुष या 2 नारियों की सघन मित्रता होने पर होती है। सखा, साथी, मित्र, स्नेही का रिश्ता पर्याप्त है। कामुक और कामिनी को दृष्टि में रखकर किए गए विवाह घृणित हैं। रूप, रंग, शोभा, सौंदर्य के आधार पर उत्पन्न हुआ आकर्षण एक आवेश मात्र है। उस आधार पर जो जोड़े बनेंगे सफल न हो सकेंगे। रूप यौवन की सारी चमक एक छोटा सा रोग बात ही बात में नष्ट करके रख सकता है। फिर कोई दूसरा अधिक सुंदर आकर्षक सामने आ जाए
तो मन उधर ढुलक सकता है। रूपवान में दोष दुर्गुण भरे पड़े हों तो भी निर्वाह देर तक नहीं हो सकेगा। शारीरिक आकर्षण की खोज आज की विवाह सफलता का प्रधान अंग बनती जा रही है। रूपवान लड़के लड़कियों की ही मांग है। कुरूपों की बाजार दर दिन दिन गिरती जाती हैं। यह प्रवृत्ति बहुत ही विघातक है। चमड़ी की चमक की यदि अच्छे साथी की कसौटी बन जाएगी तो फिर आंतरिक स्तर की उत्कृष्टता का क्या मूल्य रह जाएगा। फिर भावनाओं की, सद्गुणों की, स्नेह सौजन्य की कीमत कौन आंकेगा। चमड़ी का रंग या नक्शिक की बनावट को शोभा सौंदर्य की दृष्टि से सहारा जा सकता है। नृत्य अभिनय में उसको प्रमुखता मिल सकती है। नयनाभिराम मनमोहक आकर्षण भी उसमें देखा जा सकता है। ईश्वर की कृति की इस विभूति से प्रसन्न हुआ जा सकता है। दाम्पत्य जीवन में उसकी कोई बहुत उपयोगिता नहीं है। मिलन चमड़ी का, आंख नाक का नहीं वरन अंतरंग का होता है और उसकी उत्कृष्टता निकृष्टता चेहरे या अवयवों की बनावट से तनिक भी संबंध नहीं रखती। हो सकता है कोई काला कुरूप व्यक्ति योगी अष्टावक्र नीतिज्ञ चाणक्य अथवा पांचाली द्रौपदी की तरह उच्च मनः स्थिति धारण किए हो। रूपवती नर्तकियां, अभिनेत्रियां, नट नायक कोई उच्च भावनाशील ही थोड़े होते हैं। बंदी गृह में क्रूर कर्म करने के दंड में अगणित नर नारी आते रहते हैं। उनके कुकर्मों का विवरण सुनकर रोमांच खड़े हो जाते हैं। रूप रंग के आवरण में उनके भीतर प्रेत पिशाच का विभत्स नृत्य देखकर दिल दहल जाता है। विवाह का वास्तविक आनंद और लाभ जिन्हें लेना हो उन्हें साथी का चुनाव करने में रंग रूप की बात उठाकर ताक में रख देनी चाहिए। केवल सद्भावना, निष्ठा, सौजन्य, व्यवस्था, उदारता, दूरदर्शिता, उत्साही और हंसमुख प्रकृति जैसे सद्गुणों पर ही ध्यान देना चाहिए। सज्जनों के बीच ही चिरस्थायी मैत्री का निर्वाह होता है। दुर्जन तो क्षण भर में मित्र बनते हैं और पल भर में शत्रु बनते देर नहीं लगती। अभी बहकावे की मीठी मीठी बात कर रहे थे और चापलूसी की अति कर रहे थे। अभी तनिक सी बात पर खून के प्यासे बन सकते हैं। प्रेम के जाल में ऐसे ही लोग दूसरों को फंसाते फिरते बहुत देखे जाते हैं। इसलिए विवाह की सोचने से पहले साथी के चुनाव की कसौटी निश्चित करनी चाहिए और वह यह होनी चाहिए कि रंग रूप कैसा ही क्यों न हो, साथी की आंतरिक स्थिति में स्नेह सौजन्य का समुचित पुट होना ही चाहिए। जिन्हें ऐसा साथी मिल जाए समझना चाहिए कि उसका विवाह करना सार्थक हो गया। काम सेवन के संबंध में उपेक्षा वृत्ति बरती जानी चाहिए। इस प्रयोग का स्वास्थ्य पर असर पड़ता है। कम ही लोग ऐसे होते हैं जिनके पास अपनी शारीरिक मानसिक आवश्यकता की पूर्ति के अतिरिक्त इतना ओजस संचित रहे जिसे क्रीड़ा कल्लोल में व्यय कर सकें।
आम तौर से वर्तमान परिस्थितियों में लोग इतनी ही शक्ति उपार्जित कर पाते हैं जिनके आधार पर किसी प्रकार काम चलता रहे और गाड़ी लुढ़कती रहे। इस स्वल्प उत्पादन में से यौन संपर्क में अपव्यय किया जाएगा तो उसका सीधा प्रभाव समग्र स्वास्थ्य और जीवन यात्रा पर पड़ेगा। विषयी मनुष्य अपनी श्रमशीलता, तेजस्विता, स्फूर्ति, निरोगिता, प्रतिभा, स्मरण शक्ति, साहसिकता, स्थिरता, संतुलन आदि सभी शारीरिक मानसिक विशेषताएं खोते चले जाते हैं। यह अपव्यय जितना बढ़ता है उतना ही खोखलापन बढ़ता चला जाता है। आसक्ति का शिकंजा अपने गले में कसा जाना हर कामुक व्यक्ति निरंतर अनुभव करता रहा है। यह एक प्रकार से स्वेच्छा पूर्वक हंसते खेलते की जाने वाली, मंद गति से की जाने वाली आत्महत्या ही है। प्रजनन जब उचित और आवश्यक हो तो उचित मर्यादाओं के अंतर्गत काम सेवन में ढील छोड़ी जा सकती है। यदि अपनी या साथी की तंदुरुस्ती या मनस्थिति ठीक न हो तो इस प्रकार के छेड़छाड़ का कोई तुक नहीं रह जाता। पति पत्नी के बीच इस प्रकार का धैर्य संतुलन रहना ही चाहिए कि जब तक अति आवश्यक न हो, दोनों की पूर्ण सहमति न हो, तब तक इस प्रसंग को उपेक्षित ही किया जाए। साथी की अनिच्छा रहने पर उसे विवश करना एक प्रकार से बलात्कार जैसा अपराध ही है, भले ही वह विवाहित साथी के साथ किया गया हो। कानून उसे भले ही दंडनीय न माने, पर नैतिक दृष्टि से उसे निर्लज्ज बलात्कार ही कहा जाएगा। ऐसा प्रसंग जिससे साथी का मन रोष या क्षोभ से भर जाए, निश्चित रूप से कामुक पक्ष के लिए हर दृष्टि से हानिकारक सिद्ध होगा। क्षणिक उद्वेग शांत करके जितनी प्रसन्नता पाई गई थी, कालांतर में उसकी प्रतिक्रिया अनेक गुणी अप्रसन्नता की परिस्थिति लेकर सामने आएगी। अस्तु, हर समझदार पति पत्नी को आदि से अंत तक ऐसी मनःस्थिति विनिर्मित करनी चाहिए कि कोई किसी को कठिनाई, क्षति या असमंजस में न डाले। दाम्पत्य जीवन के बीच ब्रह्मचर्य की निष्ठा का जितना प्रभाव होगा, उतना ही पारस्परिक सद्भाव प्रगाढ़ होता जाएगा और वह लाभ मिलेगा जिसे प्राप्त करना विवाह का मूल प्रयोजन है। जननेंद्रिय का अमर्यादित उपयोग यौन रोग उत्पन्न करता है। विशेषतया नारी को तो इससे अत्यधिक हानि उठानी पड़ती है। औसत नारी महीने में एकाध बार से अधिक काम क्रीड़ा का दबाव सहन नहीं कर सकती। प्रजनन की दृष्टि से हर बच्चे के बीच कम से कम 5 वर्ष का अंतर होना चाहिए। जल्दी जल्दी बच्चे उत्पन्न करने और काम क्रीड़ा का अधिक दबाव पड़ने पर नारी अपना शारीरिक ही नहीं, मानसिक स्वास्थ्य भी खो बैठती है।
दैनिक काम क्रीड़ा का स्वरूप हंसी, विनोद, मनोरंजन, चुहल, छेड़छाड़ तक सीमित रहे तभी ठीक है। हर्षोल्लास बढ़ाने वाले छूट-फूट क्रियाकलाप चलते रहे तो चित्त प्रसन्न रहता है, परस्पर घनिष्ठता बढ़ती है और सानिध्य का मनोवैज्ञानिक ही नहीं काम प्रयोजन भी पूरा हो जाता है। यौन संपर्क को यदा कदा के लिए ही सीमित रखना चाहिए। आए दिन की इस विडंबना में फंसकर मनुष्य अपना स्वास्थ्य ही नष्ट नहीं करता, प्रतिक्रिया के आनंद से वंचित हो जाता है। कामुक व्यक्ति बहुत घटिया और उथला आनंद ले पाते हैं। उसमें जो ऊंचे स्तर का उल्लास है उसे प्राप्त करने के लिए देर तक की संग्रहित शक्ति होनी चाहिए। जिन्हें यौन रोगों से बचना हो उन्हें इस प्रकार की सतर्कता रखनी ही चाहिए। इस संदर्भ में यह समझ ही लिया जाए कि जननेंद्रिय का सीधा संबंध मस्तिष्क से है। वहाँ जो कुछ गड़बड़ होगी उसका सीधा प्रभाव मस्तिष्क पर पड़ेगा। मनोवैज्ञानिक वेताओं के अनुसार उचित समय पर उचित काम सेवन को अवसर न मिलने से जहाँ अपस्मार, मूर्छा, भूत, प्रेत, अनिद्रा, चिड़चिड़ापन, स्मरण शक्ति की कमी, सिर दर्द, हृदय रोग, नाड़ी विकृति आदि रोग उत्पन्न होते हैं, वहाँ अधिक काम सेवन भी ऐसे ही उद्वेग उत्पन्न करता है। लंपटों का शरीर जितना क्षीण होता है, मन उससे भी अधिक विक्षिप्त, असंतुलित रहने लगता है। अनेकों मानसिक रोगों से त्रस्त उन्हें पाया जाएगा जिन्होंने काम सेवन की दिशा में अति बरती। इस प्रकार का दुरुपयोग यौन दोनों के लिए ही हानिकारक है, पर नारी को तो उसकी क्षति असाधारण रूप से उठानी पड़ती है। अतः एवं विवाहित जीवन को काम क्रीड़ा के उच्छृंखल उपयोग की खुली छूट नहीं मान लेना चाहिए और उस संदर्भ में लगभग वैसी ही सतर्कता उपेक्षा बरतनी चाहिए जैसी कि अविवाहित जीवन में बरती जाती है। इस शक्ति संग्रह का सर्वतोमुखी प्रतिभा और व्यक्तित्व के विकास पर सीधा असर पड़ता है। सुहागिनी की अपेक्षा विधवाएं अथवा कुमारियां अधिक तेज, तर्रार और स्फूर्तिवान पाई जाती हैं। इसका कारण उनकी अंतः शक्ति का अनावश्यक क्षरण न होना ही प्रधान कारण है। इस लाभ से विवाहितों को भी वंचित नहीं होना चाहिए। काम सेवन का वैज्ञानिक स्वरूप यह है कि शरीरों की विद्युत शक्ति का इस प्रयोग द्वारा अति द्रुत गति से प्रत्यावर्तन होता है। मानवीय विद्युत की मात्रा शरीर में भी पाई जाती है, पर इसका भंडार चेतन संस्थान में ही देखा पाया जाता है। यौन संस्थान की नींव में यह बिजली अकूल मात्रा में भरी पड़ी है। जैसे ही जननेंद्रिय निकट आती है, वैसे ही वह प्रसुप्त शक्ति सजग और प्रबल हो उठती हैं और तत्काल दोनों पक्ष अपनी विद्युत शक्ति का विनिमय करने लग जाते हैं। ऋण विद्युत धारा धन की ओर और धन धारा
ऋण की ओर दौड़ने लग जाती हैं। नर नारी को और नारी नर को अपना शक्ति प्रवाह प्रस्तुत करते हैं। इस सम्मिलन एवं प्रत्यावर्तन का ही वह परिणाम है जो काम सेवन के आनंद के रूप में उस क्षण अनुभव किया जाता है। यह विशुद्ध रूप से प्राण और रई शक्ति के अग्नि और सोम के परस्पर प्रत्यावर्तन की अनुभूति है। यह प्रयोग अति महत्वपूर्ण है। उससे जहाँ व्यक्तित्वों का विकास हो सकता है, वहाँ विनाश भी संभव है। प्रबल विद्युत धारा वाला पक्ष निर्बल पक्ष को अपना अनुदान देकर उसे ऊंचा उठाने और परिपुष्टि बनने में सहायता कर सकता है, पर जिसके शरीर में क्षीण प्राण है वह साथी को क्षति ही पहुंचा सकता है। इसका परिणाम यह भी हो सकता है कि दोनों शारीरिक दृष्टि से न सही प्राण शक्ति की दृष्टि से समान स्तर पर आ जावें। वैश्या शरीर का क्षरण करते रहने पर भी अपना रूप सौंदर्य बनाए रहती हैं। इसके कारण शरीर शास्त्री नहीं बता सकते। इसका उत्तर प्राण विद्या के ज्ञाताओं के पास है। वे मनस्वी कामुकों की शक्ति चूसती रहती है और जिस स्थिति में सामान्य गृहस्थ नारी मृत्यु के मुख में जा सकती थी, उस स्थिति में भी अपने चेहरे पर चमक और शरीर में स्फूर्ति बनाए रहती हैं। यदि उनके प्रेमी घटिया स्तर के रोगी या मूर्ख स्तर के हों तो फिर उनका स्वास्थ्य और तेज कभी भी स्थिर न रहेगा। यों शरीर की दृष्टि से युवा काल में नर नारियों में बिजली अधिक रहती हैं। इसी से उसका आकर्षण युवा वर्ग के साथ काम सेवन की लालसा संयोजे रहता है। शरीर में विद्युत शक्ति है तो भी वह कुछ कम और कुछ घटिया स्तर की ही पाई जाती है। असली शक्ति का भंडार मस्तिष्क और हृदय में भरा पड़ा रहता है। स्वस्थ और सुंदर व्यक्ति भी यदि मनोबल की दृष्टि से घटिया है तो उसे इस संदर्भ में अशक्त ही माना जाएगा। कुरूप और ढलती आयु का व्यक्ति भी उसके आंतरिक स्तर के अनुरूप प्रबल प्राण रह सकता है। असलियत यह है कि शरीर की स्थिति से प्राण क्षमता का संबंध बहुत ही कम है। किसी भी आयु में मनस्थिति के अनुरूप प्राण की प्रबलता या न्यूनता हो सकती है और उसका लाभ हानि साथी को भोगना पड़ सकता है। यों ब्रह्मचर्य सभी के लिए उचित है, पर प्राण संपन्न उच्च व्यक्तियों के लिए तो बहुत ही आवश्यक हैं। वे इस प्रकार का व्यतिक्रम करके अपनी प्रगति को ही रोक देंगे। साथी को उतना लाभ न मिलेगा जितनी स्वयं क्षति उठा लेंगे। इसलिए ब्रह्मचर्य की महत्ता असंदिग्ध है। प्राण को संचित करते रहा जाए और यदा कदा उसका उपयोग काम क्रीड़ा में कर लिया जाए तो साथी की सहायता की दृष्टि से भी समर्थ पक्ष की यही बुद्धिमता होगी। कामुक व्यक्ति बाहर से ही चमक दमक के भले दिखें,
भीतर से खोखले होते हैं और वे जिससे भी संपर्क बनाते हैं उसी की शक्ति चूसने लगते हैं। लंपट व्यक्ति के साथ दाम्पत्य जीवन बनाकर उसका साथी शारीरिक और मानसिक क्षति ही उठा सकता है। क्षीण प्राण वाला व्यक्ति समर्थ पक्ष की कुछ सहायता नहीं कर सकता। ब्रह्मचारी और ब्रह्मचारिणी ही अपनी विशेष विद्युत धाराओं से एक दूसरे को लाभान्वित कर सकते हैं। प्रशंसनीय केवल इसी स्तर का काम सेवन कहा जा सकता है जिससे प्रबल शक्ति प्रवाह का लाभ दोनों ही पक्ष अपनी अपनी आवश्यकता की पूर्ति और अतृप्ति निवारण के लिए कर सकें। संतान उत्पादन के सत्परिणाम संयमशीलता पर निर्भर हैं। कामुकता की दशा में अति करने वाले दंपति कुछ ही दिनों में अपनी जनेंद्रियों की मूल सत्ता खो बैठते हैं। ऐसे पुरुष को नपुंसक और नारी को वंध्या होते देखा जाता है। गर्भ रहे भी तो गर्भपात होने, दुर्बल या मृत संतान होने का खतरा बना रहता है। ऐसे माता पिता मूर्ख, दुर्गुणी, रोगी, अविकसित संतान ही उत्पन्न कर सकते हैं। समर्थ संतान के लिए जिसे परिपक्व शुक्र की आवश्यकता है, उसका निर्माण ब्रह्मचारी जीवन से ही संभव है। पुष्ट शरीर वाले युवक युवती मिलकर पुष्ट शरीर वाले बालक को जन्म दे सकते हैं, पर उसकी मनः शक्ति, बुद्धिमत्ता एवं तेजस्विता अपूर्ण ही रह जाएगी। आंतरिक समस्त विशेषताएं और विभूतियां प्राण शक्ति से संबंधित है। प्राण का परिपाक ब्रह्मचर्य ही कर सकता है। इसलिए जिन्हें आंतरिक दृष्टि से मेधावी, प्रतिभावान और दूरदर्शी संतान अपेक्षित हो, उन्हें अपनी अंतः क्षमता की सुरक्षा एवं परिपुष्टि का ध्यान रखना चाहिए। यह उपलब्धि अधिक संयम से ही प्राप्त कर सकना संभव है। इसलिए गृहस्थ रहते हुए भी ब्रह्मचारी की स्थिति बनाए रहकर अपना, अपने साथी का और भावी संतान का भविष्य उज्जवल बनाने की बात सोचनी चाहिए। काम सेवन क्षुद्र मनोरंजन के लिए, इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं किया जाना चाहिए। उसका सदुपयोग तो प्राण प्रत्यावर्तन द्वारा एक दूसरे के अभावों को पूर्ण करने में ही किया जाना चाहिए। यह प्रयोजन केवल प्राणवान और प्रबुद्ध पति पत्नी मिलकर ही कर सकते हैं। अपने देश और समाज और वंश का मुख उज्जवल कर सकने वाली संतान उत्पन्न करना हर किसी के वश की बात नहीं है। इसके लिए इंद्रिय संयम की साधना करनी पड़ती है और प्राण को परिपुष्ट करने वाली सत्प्रवृत्तियों में भरा पूरा व्यक्तित्व बनाना पड़ता है। वस्तुतः सुयोग्य संतानोत्पादन भी एक साधना है, जिसके लिए संयमी ही नहीं मनस्वी भी बनना पड़ता है। सब इस तथ्य को भली भांति जानते हैं
कि दो वस्तुएं मिलने से तीसरी बनने की प्रक्रिया रसायन कहलाती है। केमिस्ट्री इस विज्ञान का नाम है। रज और वीर्य मिलने से भ्रूण की उत्पत्ति होती है और 9 महीने की अवधि पूरी करके भ्रूण बालक के रूप में प्रसव होता है। यह स्थूल गर्भधारण या प्रजनन हुआ। इसके अतिरिक्त भी एक प्राण प्रत्यावर्तन होता है, जिसे अनेक अवसरों पर अनेक रूपों में देखा जा सकता है। शिष्य के प्राण में गुरु अपना प्राण प्रतिष्ठापित करके उसकी प्रतिभा, मेगा और विद्या को प्रखर बनाता है। यह कार्य स्कूली मास्टर नहीं कर सकते। वे तो बेचारे मात्र जानकारी दे सकने वाले पाठ भर पढ़ा सकते हैं। यह विद्या जो शिष्य को गुरु के समान ही प्रखर बना दे, केवल तपस्वी गुरुओं द्वारा ही उपलब्ध हो सकती है। योगी अपने साधकों को शक्तिपात करते हैं। वे अपनी तपह शक्ति शिष्य को देकर बात ही बात में उच्च भूमिका तक पहुंचा देते हैं। मरणासन्न रोगी को रक्तदान देकर पुनर्जीवन प्रदान किया जा सकता है। इसी प्रकार दुर्बल प्राण को सबल प्राण बनाने का कार्य शक्ति प्रत्यावर्तन जैसी प्रक्रिया संपन्न करती हैं। काम सेवन का ऊंचा स्तर यही है। वह बच्चे पैदा करने के लिए नहीं, दो प्राणों के समन्वय से एक नवीन प्रतिभा विकसित करने के लिए किया जा सकता है। सतोगुणी और सौम्य दंपति तक साथ साधना के रूप में यदि काम सेवन करते भी हैं, तो इसका प्रयोजन एक अद्भुत प्रतिभा को जन्म देना होता है, जो आवश्यकता अनुसार एक या दो शरीरों में पैदा की जा सकती हैं। यह उच्च स्तरीय शिशु जन्म है। ऐसा काम सेवन अभिशाप न होकर वरदान भी हो सकता है। विष को भी यदि संशोधन करके भेषज बना लिया जाए, तो वह विघातक न रहकर संजीवन बूटी बन सकता है। काम प्रक्रिया को विष बनाकर अपने मरण का साज न सजाकर, बल्कि उसे अमृत बनाकर दो व्यक्तित्वों के असाधारण उत्कर्ष एवं विश्व कल्याण कर सकने में समर्थ एवं प्राण प्रयोजन सिद्ध किया जा सकना पूर्णतया अपने बस की बात है और अपनी बुद्धिमत्ता पर निर्भर है। भावी पीढ़ी इसी दूरदर्शी विवेकशीलता के आधार पर विनिर्मित होगी। चैप्टर 2 समाप्त।